आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलती है। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं, जहां कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय आपको मिलती है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में निवेश से बढ़ती घरों की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार लाएगी कानून। मजबूत बिल्डर लॉबी के होते क्या महाराष्ट्र सरकार पास कर पाएगी ऐसा कानून। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन रही हैं ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में बढ़ते प्रॉपर्टी के दामों ने घर खरीदने के सपने को आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है और इसकी वजह कुछ हद तक लोगों का एक के बाद एक घर में निवेश करना भी है। ऐसे में बाजार में घरों की सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें चढ़ती ही जाती हैं। अब महाराष्ट्र सरकार इस पर लगाम लगाने की सोच रही है। अगर ये देखना है कि निवेशकों के प्रॉपर्टी खरीदने से बाजार का क्या हाल होता है, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आइए। यहाँ घरों की कीमतें करोड़ों रुपए से कम नहीं होती, क्योंकि घर बनते ही बिक जाते हैं और खाली पड़े रहते हैं। घरों की मांग बनी रहती है और दाम बढ़ते रहते हैं। वैकेंट होम बढ़ रहे हैं और ये सामने सीधे दर्शाता है कि जो भी घर खरीदार हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक्चुअल एंड यूज़र खरीद नहीं पा रहा है और यही कारण है कि प्राइजेस जो हैं वो नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ हद तक ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली फॉर अर्बन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीपल की अफोर्डेबिलिटी है वो डिसाइड करती है प्राइस क्या होने चाहिए। इसी पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिससे निवेश के लिए दूसरा घर लेने से लोग परहेज करें। राज्य के आवास मंत्री सचिन अहीर ने संकेत दिया है कि सरकार उन लोगों पर जुर्माना लगाने पर गौर कर रही है जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं और वो उसे ना तो किराए पर उठा रहे हैं और ना ही बेच रहे हैं। हमारे हिसाब से निवेशकों के लिए गुंजाइश तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उस जगह का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसलिए हम इन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं और इस विचार विमर्श में हम लोगों को भी शामिल करेंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में 41,86,000 मकान हैं। घर घर जाकर हुए सर्वे में पता चला कि 4 लाख से ज्यादा घरों पर साल भर ताला लटका रहता है। जानकार कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर घर निवेशकों ने खरीद कर खाली छोड़ दिए। अगर निवेशकों को इन्हें बेचने या किराए पर उठाने के लिए राजी किया जाए तो इससे बाजार में मकानों की सप्लाई बढ़ेगी और साथ ही दाम भी कम होंगे। अगर मुंबई में दूसरे घर पर टैक्स लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। इससे निवेशक कम से कम मुंबई में पैसे नहीं लगाएंगे और दाम सही होंगे। इस शहर में जगह की इतनी कमी है कि हम इसका हर चप्पा लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। निवेशकों को जगह का इस्तेमाल करना चाहिए और मकान खाली छोड़ने से रोकना चाहिए। सवाल यह है कि अगर जुर्माना हो तो कैसा हो। कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार के सामने चीन की मिसाल है, जहां दूसरा घर लेने वाले लोगों के लिए पिछले साल डाउन पेमेंट की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई और साथ ही मकान बेचने पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया, ताकि दूसरे घरों की बिक्री पर रोक लगे और दामों में भारी कमी आए। लेकिन मजबूत बिल्डर लॉबी की मौजूदगी और चुनावी सरगर्मियों के बीच क्या महाराष्ट्र सरकार ये कानून ला पाएगी? देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों में इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशंस के ऊपर ही रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डिपेंडेंट रहा है।
चाहे वो मुंबई की बात देख लीजिए, चाहे एनसीआर की बात कर लीजिए या किसी और ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, अप टू 40% 50% जो सेल्स आती है वो इन्वेस्टर से आती है और कुछ हद तक हमने ये देखी कि सेल्स फ्लिपर इन्वेस्टर्स के थ्रू भी आती है। तो अगर इस तरीके के और पिछले 4 साल 5 साल के अंदर जो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा है, काफ़ी घर बन के तैयार हो गए हैं। आज अगर इस तरीके की पेनल्टीज़ लेके आते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में आएगा। इंडस्ट्री स्टेटस देने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पूरी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन ही रही है, एंड यूज़र के लिए बेनिफिट बहुत कम है। तो ऑल ऑफ ए सडन एक सिस्टम को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, और तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है कि एक मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और उन्होंने एक अच्छा थॉट से ये सोचा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार ये कानून पास कराती है या नहीं, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो शहर का ही फायदा होगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कोई भी कानून बनाने से पहले बिल्डरों और निवेशकों की चिंताओं का ख्याल रखा जाए। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब इस पे और चर्चा करते हैं। पंकज कपूर हमारे साथ हैं, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर लाइसेंस फोरास, और श्री राजेश बी वर्धन, एमडी वर्धमान ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप बताइए, एक डेवलपर होने के नाते यदि इस प्रकार का टैक्स लगता है दूसरे घर की परचेज पे, उसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को तो नुकसान होगा, लेकिन पहले हमें मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि ये लाने का एम क्या है। क्या रियल्स में इसके कारण अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी? मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगी। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हाउसिंग जो एक सबसे बड़ी समस्या है दुनिया भर में है, वहाँ पे 30 to 40% हाउसिंग बाकायदा रेंट के थ्रू लोगों तक मुहैया करा जाती है, जिसमें हर कोई अपना फ्लैट या अपनी प्रीमाइसेस परचेज नहीं कर पाता है। अगर रेंट एक्ट के अंदर मॉडिफाई करते हैं, जैसे लीव एंड लाइसेंस का जो आया, वो उसको और थोड़ा अच्छे ढंग से अगर सुधार के उसको इम्प्लीमेंट करें तो जो खाली घर पड़े हैं वो लोग जल्द से जल्द उनको रेंट के ऊपर देंगे। ये नहीं है कि ये सब घर नए बिल्डर के नए परचेज जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके अंदर ही है। मैं इस बात के साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो भी आंकड़े आपने अभी यहाँ पे दिखाए कि 4.5 लाख घर आज की तारीख में खाली हैं। ये पुराने घर भी हैं जहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग के अंदर लोग रहते थे, वो घर खाली करके उन्होंने नए घर में चले गए हैं। फैमिली बड़ी है लेकिन उस छोटे घर में कोई रहना नहीं चाहता है, उस कारण से भी ये बड़े आंकड़े नज़र में आ रहे हैं। प्रैक्टिकली वो घर भी जब हम बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो जो टेनेंट भी हैं उनको भी आज जो रेंट पे जगह मिलनी चाहिए वो आज की तारीख में नहीं मिल रही है। तो अलग अलग मुद्दे हैं। क्या ये जो खाली घर हैं पब्लिक के अंदर जाने चाहिए रेंट पे? जैसे सचिन अय्यर जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक भी घर आज की तारीख में मुंबई में खाली रहना नहीं चाहिए। क्यों रह रहा है? वो डर के कारण कि पहले रेंट एक्ट आ गया, लोगों ने घर खाली नहीं किए, लिव इन लाइसेंस आ गया, उसके बाद भी लोगों को कानूनी दावपेच में काफ़ी बार करोड़ों के घर खाली करके नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हम एक्ट के अंदर ऐसा प्रयोजन कर सकते हैं जिससे किसी के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहे, और अगर वो जिस दिन अपना घर चाहे उसे अगर 48 घंटे या 7 दिन में अपना घर मिल सकेगा तो एक भी घर मुंबई में खाली नहीं रहेगा जी। ओवरऑल जब रेंट के ऊपर एक काम हो जाता है, उसके साथ में देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे करनी है। क्या उसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ अलग अलग मुद्दों और अलग अलग कानूनी दावपेच से अपन हर सिस्टम को रोकते जाएंगे तो जो समस्या मैं अगले 2 साल में देख रहा हूं, मुंबई में प्राइसेस और बढ़ेंगे। जी राजेश जी, यहाँ मैं पंकज जी से भी इसी बात को उनके सामने रखना चाहूंगी। हालांकि ये आंकड़े जो हमें मिले जनगणना के जरिए आए हैं, लेकिन पंकज, आप मानते हैं कि क्या वाकई में इस तरह का अगर सेस लगा दिया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है, तो इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान होगा बनस्पत इसके कि आम लोगों को फायदा हो? आप क्या मानते हैं? देखिए, ओवरऑल एस्पेक्ट्स में तो इंडस्ट्री को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जब तक कंजम्पशंस नहीं होता है तब तक जो है वो चीज़ की प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आती है। एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि अगर मैं ऑल ऑफ ए सडन इन्वेस्टर्स को मार्केट से डिसवेट कर दूंगा, जिसके बेसिस के ऊपर आज 40 से 50% मार्केट डिपेंडेंट है, तो ऑल ऑफ ए सडन एक बड़ा गैप आ जाएगा और शायद मेरी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो और शायद मुझे प्राइस कम करना पड़े। लेकिन आप अगर पास्ट पीरियड देख लीजिए, 2003, 4, 5 का मार्केट देख लीजिए, जब इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस नहीं था मार्केट में, प्राइस में बड़ी अच्छी पैरिटी थी,
इंटरेस्ट रेट सबसे कम थे, एक प्राइस की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी थी कि ज़्यादातर लोग जो घर खरीद रहे थे वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए खरीद रहे थे। आज आगे जा कर के ये हुआ है कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ गए और पीपल्स की अफोर्डेबिलिटी के बाहर चले गए तो हमें इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन ये डिपेंडेंस करने के बाद भी किसी भी डेवलपर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि कारण है कि अगर हम आज देखते हैं कि 2003, 2004, 2005 के पीरियड में देखते थे तो इतने एनपीएस नहीं थे मार्केट में, इतना कैश क्रंच नहीं था, इतना क्रेडिट भी बैंक का इतना ज़्यादा नहीं था और इतना ज़्यादा इकोनॉमी पे प्रेशर नहीं था। उसके बाद हम एक तेज़ी की इकोनॉमी में आए भी, उसके बाद जब हमने इतना प्राइस बढ़ा दिया, हमारे इतने इन्वेस्टर हो गए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और उसका कारण ये है कि इन्वेस्टर ने अपना पैसा तो पार्क कर दिया, लेकिन वो इतने हाई वैल्यू पे है कि उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। तो उसके कारण जो है और जिस प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी पहुंच गई है उस प्राइस के ऊपर उसका एक्चुअल कंजम्पशंस नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखिए तो रेंटल यील्ड्स मार्केट में नहीं है, तो इन ए मैनर इन्वेस्टर्स लूज़ कर रहा है, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है। हम प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके की चीज़ ले करके आते हैं जहाँ पे हम एक मार्केट की एफिशिएंसीज़ को बैलेंस में ला सकें, तो ये ज़रूर ही ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में ज़रूर ये जो है एक अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई नज़र आएगी डेवलपर्स को, लेकिन ओवरऑल कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं उसका यूज़ हो। आंकड़ों की बात हुई तो आप आंकड़ों में देख लीजिए, इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है। अगर आप 2001 में वैकेंट होम्स अगर मुंबई में 3.5 लाख थे तो वो बढ़ करके 5 लाख बन गए। तो इसका मतलब है 1.5 लाख घर की इंक्रीमेंटल इंक्रीज ये बताती है। और ये केवल मुंबई की बात नहीं है, अगर आप देखिए तो मुंबई में अगर 18% स्टॉक वैकेंट है तो गुड़गांव में 33% स्टॉक वैकेंट है। शहर पूना जैसे शहर के अंदर वैकेंट स्टॉक 18% 19% यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जी मैं राजेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। राजेश जी, काफी लोग ये मानते हैं कि आप इस प्रकार के सेस चाहे लगा भी लें, उससे भी मुंबई में जो निवेशक है उस पे लगाम नहीं लगने वाली है, क्योंकि मुंबई का जो निवेशक है, जो मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने का दम रखता है, वो एक अलग ही कैटेगरी का निवेशक है, जो कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसकी ज्यादा है और 1-2% के सेस से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए किस प्रकार का निवेशक है? काफी लोग ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक निवेशक भी बदला है मुंबई का, वो ज्यादा रिस्क लेता है और वो ज्यादातर निवेशक वो हैं जो पहले इक्विटी और शेयर्स में निवेश करते थे, आज की डेट में वो रियल एस्टेट में निवेश करना ज्यादा ठीक समझते हैं। बिल्कुल, रियल एस्टेट एक तो सेफ बेट है। अब थोड़े वक्त से शेयर मार्केट ने अच्छा पिकअप लिया है, तो जैसे जैसे रहेगा लोग फिर से शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर की बातें हैं। आपने जो अहम मुद्दा रखा अभी कि इससे डेवलपर को क्या फ़र्क पड़ेगा, डेवलपर इन्वेस्टर नहीं है, इसके लिए डेवलपर को कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते ही नहीं कि इन्वेस्टर आए, हम तो चाहते हैं कि एक्चुअल यूज़र ही फ्लैट खरीदे। और एज अ वर्धमान ग्रुप हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम एक्चुअल कस्टमर को ही अगर बेनिफिट देना है तो देना चाहते हैं। लेकिन जैसे भी इन्होंने भी बताया कि फंडिंग की भी एक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर प्रोजेक्ट को आगे चलाना है, जब तक एक्चुअल कंज्यूमर आ रहा है, क्योंकि उसको है कि घर खड़ा हो जाए तब वो परचेस करना चाहता है। जो ये है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिल्डर ये प्रोजेक्ट कर पाएगा, तो वो जो गैप है उसके बीच में इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर लास्ट तक नहीं रहता है, इन्वेस्टर तो अपना फ्लैट प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तो वो मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि जो फ्लैट आज भी खाली हैं उसकी सही वजह क्या है, क्या वो सब इन्वेस्टर के पास में है? इस बात से मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। इसके लिए तो मैं इनसे भी कहूँगा कि अपन भी एक रिसर्च करें कि पिछले 20 साल में जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनके अंदर कितने प्रतिशत घर खाली हैं। जो घर खाली है मेरे हिसाब से जो बिल्डिंगें डायलेपिडेट हो गई हैं, जो बिल्डिंगें पुरानी हैं, जिनके अंदर से लोगों ने अपना नया घर खरीद लिया है, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो काफ़ी घर हैं। इसके लिए इस बातों के साथ में मैं सहमत नहीं हूँ। रियल में अगर रेंट के ऊपर घर मिल जाते हैं तो मुंबई की 50% जो आज भी अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर ये 3 लाख घर, 4 लाख घर अगर लोगों के अंदर जाने चाहिए, इस बात के साथ में मैं भी सहमत हूँ। हाँ, उसके लिए कानून बना के आप बोलो कि आप घर खाली नहीं रखना है, आप रेंट पे दो, उसके लिए पेनल्टी लाओ,
मैं पूरा इसके साथ में आपका समर्थन कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि जो असेट बनी है, जो इकोनॉमी के अंदर हमें सपोर्ट करती है, जो देश के हित के लिए बनी है, उसका बाकायदा उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जैसे बताया कि इंटरेस्ट में भी, रेंट में भी इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आज भी लॉस कर रहा है जी। तो क्यों इन्वेस्टर खाली रखेगा, क्यों इन्वेस्टर बेच के नहीं जाएगा? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है जी। तो पंकज आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि तो एक वाजिब सा पॉइंट इन्होंने उठाया और वो है कि फंडिंग कहाँ से आएगी अगर आप लोगों को पैसा लगाने से रोकेंगे। अब चाहे वो इन्वेस्टर आ रहा है या एंड यूज़र आ रहा है, डेवलपर को पैसा चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि सरकार को साथ ही साथ फंडिंग के जो इश्यूज हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर इस तरह का कानून ला रहे हैं? तो देखिए, अगर आप रियल एस्टेट की डायनामिक्स को देखिए तो हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले माल बेचना चालू कर देते हैं और हमारे प्री सेल्स के बेसिस पे वो टोटल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता है। जब आपको फंडिंग की बहुत ही कम ज़रूरत होती है एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, और आपको जो भी फंडिंग की ज़रूरत होती है वो लैंड परचेज़ करने के लिए होती है। और यही मैंने भी देखा है कि जब हम ये फंड को लेके आए, ये एक्सप्लॉइट किया लैंड खरीदने में, और जितना ज़्यादा पैसा लैंड खरीदने में आया उतने ज़्यादा लैंड की वैल्यू बढ़ती गई। और अगर आप देखिए तो आज की जो एक प्रॉब्लम पे हम खड़े हुए हैं, और ये हम कहते हैं कि डेवलपर कहते हैं कि आज मैं भाव कम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लैंड प्राइस बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर कहता है कि आज का प्राइस मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ क्योंकि इस प्राइस पे मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हमने रियल्टी के लिए जितने पैसे की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा फंडिंग करवा दिया है इस मार्केट के अंदर। और उसका मेजर रीज़न मैं देखता हूँ ये प्राइवेट इक्विटी फंडिंग एंड दूसरे तरीके की फंडिंग जो मार्केट में आई, जिसमें डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा लिवरेज किया, बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीदी, प्राइस भी उसी के लिए बढ़े क्योंकि वैल्यूएशंस करने थे अपने अपने लैंड्स को। लेकिन ये नहीं देखा कि वो प्राइजेस उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे एंड यूज़र की डिमांड फुलफिल नहीं होती है। तो मेरा ये प्रॉब्लम, मैं ये देख रहा हूँ कि फंडिंग की हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्राइस की पैरिटी लेके आएँ, एक प्राइस जिसके ऊपर कंज्यूमर आज अफोर्ड कर सके, एक एंड यूज़र आज अगर जिस प्राइस पे ख़रीद रहा है, तब आपको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन आज की जो प्रॉब्लम में रियल एस्टेट है, इसको सॉल्व करने के लिए तो आप जितना भी फंड आप लेके आइए वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है जब तक हम प्राइस और परचेजिंग पावर की पैरिटीज नहीं ला सकते हैं। कंज्यूमर को ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है आज के दिन टू बी एबल टू अफोर्ड। तो आज इनकम बढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके के प्राइजेस बढ़ गए उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कंज्यूमर को फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात, हम जैसे लोगों को फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपने सपनों का घर खरीद सके। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस अहम चर्चा में हमसे जुड़े।